So now we are starting with our next national program, that is NACO National. Actually, it is NACP, National AIDS Control Program. So National AIDS Control Program. When is World AIDS Day? हमें पहले जानना पड़ेगा. World AIDS Day is on 1st December. ठीक है. Now let's see the agent factors. Agent factors. It is caused by HIV virus, which is which belongs to lentivirus family. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसके अंदर, और उसके अंदर प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? GP120 एंड P24. P24 एक एज अ स्क्रीनिंग टूल भी हम यूज करते हैं. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी तो आपको पता ही है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी. ओके, सो इसके दो सीरोटाइप्स होते हैं, HIV1, HIV2. एक्चुअली HIV2 जो होता है वो काफ़ी सीरियस होता है, एंड ये मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज में है, और ये काफ़ी डेडली होता है. ठीक है. अब HIV1 जो है वो इंडिया में है. अब इसके जो होते हैं ना, कई सारे ग्रुप्स होते हैं, लाइक MNOP. अब इन ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं फ्रॉम A टू K. ठीक है. फ्रॉम A सब ग्रुप्स होते हैं फ्रॉम A टू K, एंड जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज MC. मतलब M ग्रुप का C सब ग्रुप सबसे मोस्ट कॉमन होता है. ठीक है. अब अच्छी बात क्या है, जो HIV वायरस है, HIV वायरस ये क्या है? ये अल्कोहल एंड डिसइंफेक्टेंट सेंसिटिव होता है. अल्कोहल एंड डिसइंफेक्टेंट sensitive, but problem is it is radiation resistant. ओके. अल्कोहल एंड डिसइंफेक्टेंट सेंसिटिव है पर रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है. अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि HIV वायरस या एड्स की मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. एक्चुअली मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में एक आ जाता है आपका ब्लड, दूसरा आ जाता है पेरिनेटल, मतलब मदर टू चाइल्ड, एक हो जाता है सेक्सुअल रूट से, एक IV ड्रग एब्यूजर्स में हो जाता है, तीसरा हो जाता है नीडल प्रिक इंजरी. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दो चीजें हम देखते हैं, इफेक्टिविटी दैट इज इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. ठीक है. तो हमें एक चीज याद रखनी है, इफेक्टिव मतलब कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो है उसको हम इफेक्टिव बोलते हैं, और एफिशिएंट जो होता है वो होता है जो कि आइडियल सिचुएशन में होता है. ठीक है. एफिशिएंट इज आइडियल, इफेक्टिव इज प्रैक्टिकल. मतलब ये सॉल्यूशन इफेक्टिव है, ये सॉल्यूशन एफिशिएंट है मींस वो आइडियल है. अभी हमने उसको प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं किया है. तो मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्प्रेड जो होता है वो सेक्सुअल रूट होता है. मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्प्रेड इज सेक्सुअल रूट होता है. ठीक है. लेकिन मोस्ट एफिशिएंट जो होता है वो ब्लड होता है, ब्लड बॉर्न होता है. ठीक है. तो अब आपको इससे क्या समझ आता है? इससे समझ ये आता है कि आइडियली तो सबसे ज्यादा HIV स्प्रेड होता है फ्रॉम ब्लड, लेकिन जो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली स्प्रेड सबसे ज्यादा किससे होता है? वो सेक्सुअल रूट से स्प्रेड होता है. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. मोस्ट एफिशिएंट वे, मोस्ट इफेक्टिव वे. ठीक है. और जो फीमेल्स होती है ना वो हाइयर रिस्क पे होती हैं. फीमेल्स आर एट मोर रिस्क देन मेल्स. इसके दो रीजन, पहला रीजन ये होता है कि फीमेल्स का सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर ड्यूरिंग इंटरकोर्स काफी ज्यादा होता है. ठीक है. तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है. दूसरा, जो मेल के सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशंस ऑफ मेल आर मोर देन फीमेल. तो मेल टू फीमेल ट्रांसमिशन काफी कॉमन होता है, मोर कॉमन, इस वजह से. ठीक है. तो इसलिए हम बोलते हैं मेल स्प्रेड मोर HIV. और दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो एडोलोसेंट्स होते हैं और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो होती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, इनमें इन दोनों में क्या होता है कि जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, म्यूकोजल लाइनिंग इज थिन. ठीक है. अगर म्यूकोजल लाइनिंग थिन होती है तो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इजीली ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो फिर उनको HIV ट्रांसमिट हो सकता है. तो हाई चांसेस होते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि
दो ये चीज हमने पढ़ ली। एक चीज और इसमें लिख लो कि जो पीपल जिनको एसटीडी होती है, पीपल with STD are also at high risk of developing, high risk of getting infected by HIV। और ये HIV वायरस मतलब एड्स जो है ये आइसबर्ग फिनोमिना शो करता है। शो आइसबर्ग फिनोमिना मतलब कि काफ़ी सारे केसेस जो होते हैं सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। अब हम होस्ट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। होस्ट वेक्टर्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले बेसिकली ये मतलब आप ऐसे सोचना, एच आई वी जनरली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज ग्रुप में होगा तो उसी के आसपास है, मोस्टली 20 to 50 ईयर्स एज ग्रुप में कॉमन होता है। और इसके कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं एच आर जी। जो एच आर जी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिंगल मेल माइग्रेंट्स, अभी हमने पढ़ा मेल स्प्रेड्स मोर एच आई वी, ठीक है। फीमेल सेक्स वर्कर, मेल हैविंग सेक्स विद मेल, ठीक है। एंड आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर्स, long distance is more than 800 kilometer per day, transgenders, ठीक है, and IV drug abusers। दीज आर दी हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं फॉर एच आई वी। अब हम इसमें ये बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अगर एच आई वी का पेशेंट आता है तो, सॉरी, तो एच आई वी का पेशेंट आ जाता है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? तो स्टेजेस में होता है, तो मैं आपको स्टेजेस में ही बताऊंगा। स्टेज वन जो होता है, स्टेज वन में जनरली वो एसिम्टोमेटिक होगा, या उसको और क्या होता है, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो एक कंडीशन है कि जो परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है ना, वो पेनलेस होनी चाहिए, लिम्फ नोड पेनलेस होना चाहिए, एनलार्जमेंट और मोर देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मोर देन 3 मंथ्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी इन मोर देन और इक्वल टू टू नॉन कॉन्टिगुअस नॉन कॉन्टिगुअस साइट्स। मतलब जो लिम्फ नोड है वो 3 महीने से ज्यादा एनलार्ज होनी चाहिए, पेनलेस होनी चाहिए। पेनलेस होगी तभी तो इतना ज्यादा महीने से एनलार्ज होगी, अगर पेनफुल होगी तो पेशेंट पहले ही नहीं आ जाएगा। 3 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, और वो मोर देन और इक्वल टू टू नॉन कॉन्टिगुअस साइट्स होनी चाहिए, मतलब एक साथ वाली साइट्स पे नहीं होनी चाहिए। इसमें एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इक्वाना लिम्फ नोड हो सकती है उसमें इंक्लूड, ठीक है। स्टेज वन के फीचर ये हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी फॉर मोर देन 3 मंथ्स विच इज पेनलेस, मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज, एंड मोर देन और इक्वल टू एट टू नॉन कॉन्टिगुअस लोकेशन। स्टेज टू, ओके। स्टेज टू में हमारे दो टाइप के फीचर्स आते हैं। स्टेज टू दैट इज एडल्ट्स एंड चाइल्ड, ठीक है। अब एडल्ट्स में क्या फीचर आएंगे? ये तो आपको पता ही है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब लेस देन 10% या 10% ऑफ वेट लॉस इन 3 मंथ्स, ओके। रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं ना इसमें एचआईवी में, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है पेशेंट की, तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट फेरिंजाइटिस, ओके। और इसको रिकरेंट ओरल अल्सर्स होंगे मोर देन, सॉरी, रिकरेंट ओरल अल्सर्स होंगे फॉर मोर देन 2 वीक्स, ओके। उसको फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, सब इन्फेक्शंस ही हो रहे हैं, फंगल नेल इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसको, ठीक है। और हर्पीस जोस्टर हो सकता है, ठीक है। अब चिल्ड्रन, अब चाइल्ड में हम जब देखेंगे तो चाइल्ड में सेम होता है, अनएक्सप्लेन्ड हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। अगर किसी भी चाइल्ड को अनएक्सप्लेन्ड हिपेटोस्प्लीनोमेगेली है तो फिर आपको सस्पेक्ट करना चाहिए एचआईवी। और रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, रिकरेंट साइनोसाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, सेम रिकरेंट साइनोसाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, ओके। अब इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, ओरल अल्सर इसमें भी आते हैं, सॉरी, ओरल अल्सर्स,
more than 2 weeks. ठीक है, फंगल नेल इन्फेक्शंस, फंगल नेल इन्फेक्शंस, ओके, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड यूनिलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी पेशेंट में यूनिलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट है तो आपको एचआईवी सस्पेक्ट करना ही चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है आपका स्टेज 3। स्टेज 3 आ जाती है, इधर लिख देता हूँ मैं, स्टेज 3। स्टेज 3 में भी सेम आपका एडल्ट एंड चाइल्ड होगा। अब एडल्ट्स में हम देखो, बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, वेट लॉस, सॉरी, इधर वेट लॉस जो है वो इधर लेस देन 10% है, करेक्टेड, लेस देन 10% है। इधर इधर जो वेट लॉस है इट इज मोर देन 10%। ठीक है, परसिस्टेंट फीवर, परसिस्टेंट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, ये दोनों फॉर मोर देन 1 मंथ। ओके, अगर ये है, और ओरल कैंडिडियासिस हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, पल्मोनरी टीबी इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसमें ज़्यादा स्टेज 3 में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगने के चांसेस हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक निमोनिया, मेनिंजाइटिस। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीमिया मींस लेस देन 8 ग्राम/dl जा रहा है अगर हीमोग्लोबिन, तो अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया हो गया, या अनएक्सप्लेन्ड न्यूट्रोपीनिया, मतलब डिक्रीज हो रही है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो हो जाता है। लेकिन चाइल्ड में कुछ डिफरेंसेस हैं। चाइल्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसमें, वेट लॉस तो हम देख नहीं सकते, तो अनएक्सप्लेन्ड माल नरिशमेंट। ठीक है, अब अनएक्सप्लेन्ड फीवर फॉर मोर देन 1 मंथ, बट इसमें अनएक्सप्लेन्ड परसिस्टेंट डायरिया, परसिस्टेंट एक ही चीज है, परसिस्टेंट डायरिया उधर था मोर देन 1 मंथ, इधर है मोर देन 14 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब इसमें इसमें भी सारे सेम ही होगा, परसिस्टेंट एनीमिया, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया लेस देन 8 ग्राम/dl, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल कैंडिडियासिस, सारे फीचर्स ये सारे होंगे। ठीक है, ये सब सेम होगा। अब आ जाता है आपका स्टेज 4। इधर आ जाता है आपका स्टेज 4। स्टेज 4 में जो होते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसी में होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी, एक्चुअली पल्मोनरी टीबी वहां हो गया, तो पल्मोनरी टीबी भी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। क्रिप्टो स्पोरियो स्पोरियोडोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडोसिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस। ठीक है, एंड और कौन से होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, यही होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज पल्मोनरी टीबी, मोस्ट कॉमन इज pulmonary TB. Actually, pulmonary TB happens in stage 3, but we are saying opportunistic infection of stage 4. तो stage 4 में ये होते हैं। ठीक है, stage 3 में हो गया pulmonary TB, और वही मोस्ट कॉमन opportunistic infection होता है। अब इसमें कुछ कैंसर्स भी एसोसिएटेड होते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है दैट इज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, लेकिन कापोसी सार्कोमा ऑल्सो हैज, कापोसी सार्कोमा हैज strong relation, has strongest रिलेशन। मीन्स अगर किसी पेशेंट को कापोसी सार्कोमा है तो आप सस्पेक्ट करोगे फॉर एचआईवी, लेकिन अगर किसी पेशेंट को एचआईवी है तो आप सस्पेक्ट करोगे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, दोनों में आपको समझ आया ना। तो हमने ये क्लिनिकल फीचर की बात कर ली एचआईवी के बारे में। अब हम थोड़ा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, तो हम टारगेट्स ऑफ एनएसीपी देख लेते हैं। टारगेट्स, तो टारगेट क्या रखा है इन लोगों ने, इन लोगों ने सबसे पहला टारगेट ये रखा है टू डिक्रीज एनुअल
HIV न्यू केसेस बाय 80%, ठीक है, टू डिक्रीज एड्स रिलेटेड मॉर्बिडिटी, एड्स रिलेटेड मॉर्बिडिटी बाय 80%, ठीक है, एलिमिनेट एलिमिनेट mother to child transmission MTCT, okay, and eliminate HIV स्लैश एड्स स्टिग्मा, जो इससे रिलेटेड स्टिग्मा है। और इसमें हम देते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर एक्सेस टू क्वालिटी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या रिप्रोडक्टिवली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट। ये इसमें क्या करते हैं, हम सुरक्षा क्लिनिक खोला है इन्होंने, सुरक्षा क्लिनिक। इसमें सिंड्रोमिक अप्रोच होती है, हम आगे पढ़ेंगे। सिंड्रोमिक अप्रोच 7 कलर की किट देते हैं हम। उसमें मेंशन होता है कि अगर किसी पर्सन को ये है तो ये दो, ये है तो ये वाला कलर का दो। तो टारगेट्स क्या क्या है, डिक्रीज एनुअल HIV न्यू केसेस, पर सिंपल 80% है तो 80% से हमें एनुअल न्यू केसेस भी डिक्रीज करना है, 80% से हमें मॉर्बिलिटी डिक्रीज करनी है, हमें मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन डिक्रीज करना है, हमें HIV एड्स रिलेटेड स्टिग्मा और STI RTI का ट्रीटमेंट प्रॉपर देना है, ठीक है। इसमें एक्चुअली HIV और सिफिलिस दोनों इंक्लूडेड है, तो सिफिलिस का भी याद रखना। अब इन टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी कौन 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 सी स्ट्रेटेजी है, नाइन दैट इज 95 95 95 95। तो 95 ये बोलते हैं कि 95% ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड PLHIV शुड बी डायग्नोज। मतलब जो भी हमें लग रहा है कि इतने एक्सपेक्टेड पीपल लिविंग विद HIV है, तो उसमें से 95% शुड बी डायग्नोज। जो डायग्नोज्ड हुए हैं उनमें से 95% शुड बी ऑन ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट पे हैं उनमें से 95% शुड हैव एडिक्वेट रिस्पॉन्स, दैट इज उनका वायरल लोड कम होना चाहिए। और जो भी डायग्नोज हुए हैं उनमें से 95% से ज़्यादा जो होना चाहिए उनकी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। समझ आया? तो जो जितने भी हमें एक्सपेक्टेड PLHIV हैं उसमें से 95% शुड बी डायग्नोज, जो डायग्नोज है उनमें से 95% शुड बी ऑन ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट पे है उनमें से 95% शुड हैव डिक्रीज इन वायरल लोड, मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट को। और जो भी डायग्नोस्ड है उनमें से 90 मोर देन 95% शुड हैव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। यही इसकी स्ट्रेटेजी है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस टीबी की, वो टीबी कह रहा हूँ, एड्स की, डायग्नोसिस ऑफ HIV। तो इसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं, लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से करते हैं हम, एलाइजा करते हैं, ठीक है, क्लिया करते हैं, दैट इज केमी luminescence immunoassay, luminescence immunoassay, chemiluminescence immunoassay और immunochromatography, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, एक हम करते हैं HIV DNA RT-PCR, जो कि हम किस में करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन। क्योंकि चिल्ड्रन में आप देखना कि उसमें हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं थ्रू DNA RT-PCR, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनमें RNA PCR करते हैं, सिर्फ PCR। तो RNA PCR, ठीक है, इन एडल्ट। वायरल आइसोलेशन भी करते हैं। और P24 इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, P24 वायरल एंटीजन टेस्ट, इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैंने शुरू में इसको ठीक कर लेना, स्क्रीनिंग टेस्ट बोल दिया था, पर P24 इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ HIV। अब इसमें आपने एक चीज देखी, CD4 काउंट कहीं भी नहीं है। CD4 काउंट इज ओनली, इट इज नॉट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, इट इज ओनली यूज्ड फॉर टू चेक रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, दैट इज फॉलो अप करने के लिए हम CD4 काउंट करते हैं। अब स्क्रीनिंग कैसे करते हैं हम HIV के लिए, स्क्रीनिंग, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, एलाइजा करते हैं, मतलब एक्चुअली हम बेसिकली 3 टेस्ट करते हैं। ये जो शुरू के 3 पार्ट है ना, 3 टेस्ट डन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, 3 टेस्ट में से एलाइजा सबसे पहला होना चाहिए, एलाइजा शुड बी फर्स्ट। अब इस 3 में से हम देखेंगे कि बंदा जो है वो ब्लड डोनेशन के लिए आया है क्या।
अगर वो ब्लड डोनेशन के लिए है तो एनी 1 आउट ऑफ 3, अगर 1 आउट ऑफ 3 पॉजिटिव है तो हम उसको मान लेंगे कि HIV, डिस्कार्ड कर देंगे ब्लड को, और प्रोबेबल HIV, ठीक है। और अगर जो पेशेंट है वो सिम्टोमेटिक है और हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया और 2/3 अगर पॉजिटिव आ गए तो हम बोलेंगे प्रोबेबल HIV, और उसको आगे भेज देंगे रेफर करने के लिए। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसमें 3/3 पॉजिटिव आ गए तो भी उसको प्रोबेबल HIV बोल के आगे रेफर कर देंगे। अब मान लो इसको ब्लड डोनेशन में स्पेशली 1/3 आया है तो प्रोबेबल HIV बोलेंगे और रेफर तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे हम ब्लड को। एंड इफ अगर उसने बोला होगा, अगर पेशेंट ने बोला होगा कि मेरे को मेरे HIV स्टेटस के बारे में बताया जाए, तो अगर पेशेंट ने बोला होगा तो वी विल टेल अबाउट एंड टेल द पर्सन अबाउट HIV स्टेटस। इसको बोलते हैं अनलिंक्ड एनोनिमस टेस्टिंग। अनलिंक्ड एनोनिमस टेस्टिंग मतलब हम एनोनिमसली टेस्ट कर रहे हैं, अगर पेशेंट ने बोला कि मेरे को बताना तो हम बता देंगे उसको, ठीक है। अब इसमें हम टेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, ANC फीमेल में, स्क्रीनिंग इन ANC फीमेल, ANC। तो ANC फीमेल में जो होता है वो ऑप्ट आउट स्ट्रेटेजी होती है, ऑप्ट आउट स्ट्रेटेजी। मतलब जो भी ANC फीमेल आती है उसको हम HIV के लिए टेस्ट ही करते हैं, लेकिन अगर कोई फीमेल बोलती है कि यार नहीं मेरे को नहीं करना है टेस्ट और वो बहुत ज़्यादा मान ही नहीं रही है, तो उसकी मर्जी है, यू कैन ऑप्ट आउट एनी टाइम फ्रॉम दिस स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी। तो इसलिए हम बोलते हैं ऑप्ट आउट स्ट्रैटेजी वी आर फॉलोइंग फॉर टेस्टिंग इन स्क्रीनिंग टेस्टिंग इन ANC फीमेल। सो नाउ स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट ऑफ HIV। हमने अभी तक स्क्रीनिंग देखा, हमने अभी तक स्ट्रैटेजीज देखी, टारगेट्स अंदर अंडर NACP देखे। अब मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में हम 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं, एक एडल्ट होता है, एक चाइल्ड होता है, एक और चाइल्ड होता है। दो चाइल्ड होते हैं। अभी देखते हैं हम क्यों होते हैं 2 चाइल्ड। एडल्ट होता है हम उसको बोलते हैं मोर देन 10 ईयर या मोर देन 30 kg वेट। चाइल्ड, ये वाला चाइल्ड जो होता है 6 to 10 ईयर या 20 to 30 kg वेट। और ये जो होता है लेस देन 6 ईयर और दैट इज लेस देन 20 kg वेट। ठीक है, अभी 3 कैटेगरी में आती है क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग ड्रग्स है। ठीक है, एडल्ट होता है तो हम उसको देते हैं TLD रेजिम, दैट इज टीनोफोविर, लैमिवुडीन एंड डोल्यूटेगवेर। कितना देते हैं? 300, 350, दैट इज 300 mg एंड 50 mg। चाइल्ड जो होता है, अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जो टीनोफोविर है, टीनोफोविर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड लेस देन 10 ईयर एंड हेपेटिक फेलियर एंड रीनल प्रॉब्लम्स एंड हेपेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो अब वो बोले कि अब दूसरी ड्रग लाओ, तो दूसरी ड्रग हम लाए टीनोफोविर की जगह अबाकाविर, दैट इज ALD, दैट इज अबाकाविर, लैमिविडीन एंड डोल्यूटेगविर। ठीक है, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? डोल्यूटेगविर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड लेस देन 6 ईयर। तो यहाँ पे हम एक और नई रेजीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ALL, दैट इज अबाकाविर, लैमिविडीन, लोपेनाविर एंड रोटिनाविर बूस्टेड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हम 3 कैटेगरी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अब हम देखते हैं एक चाइल्ड बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर। तो इसको क्या क्या चीज़ें हमें इसके बारे में देखनी है। ठीक है, चाइल्ड बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मदर से हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन था चाइल्ड को या लो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन था। हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन या हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन समझते हैं, बाकी बचा हुआ सब लो रिस्क होगा। हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन तब बोलते हैं जब ये मदर की डिलीवरी थी, यहाँ डिलीवरी हुई और ये 6 वीक्स है और इसके अंडर वो HIV पॉजिटिव टेस्ट हो गई। तो हम वो मतलब
इसके अंडर टेस्ट हुई, मतलब बेबी को हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन था। अब हम बेबी को भी ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अलोंग लेके जाएंगे, बेबी को भी उस प्रोसेस के अलोंग। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये उसका 32 वीक ऑफ जेस्टेशन है, 32 वीक ऑफ जेस्टेशन है, और ये उसका क्या बोलते हैं, इसके बाद आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन उसका जो वायरल लोड है, हाई वायरल लोड मिल जाता है, हाई वायरल लोड आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो हम हाई वायरल लोड मीन्स मोर देन 1000 RNAs पर ml, RNA कॉपीज पर ml। ठीक है। या तीसरी सिचुएशन क्या होती है, ART इनसफिशिएंट, ART इनसफिशिएंट मदर। दैट इज जो मदर है वो डिलीवरी से 1 महीने पहले, हमारा ये डिलीवरी है, ये 1 महीना मतलब 1 मंथ, 1 मंथ बिफोर डिलीवरी, 1 मंथ बिफोर। तो इस बीच में वो ART ले रही है, तो उसको हम बोलते हैं ART इनसफिशिएंट फीमेल। ठीक है। तो ये तीन अगर चीजें हैं तो इन तीन चीजों में हम उस पहले हम लो रिस्क में देख लेते हैं। इन चीजों के अलावा जो होगा वो लो रिस्क होगा। तो लो रिस्क में हम क्या देते हैं, नेविरापिन। कितनी डोज से देते हैं, 10 mg OD फॉर 6 वीक। अब इसमें हाई रिस्क है तो एक ड्रग और ऐड करनी पड़ेगी, तो हमने इसमें नेविरापिन दी प्लस जीडोवुडीन, जीडोवुडीन फॉर 6 वीक्स। ठीक है। अब 6 वीक्स हो गए, तो 6 वीक्स बाद ये दोनों पेशेंट आएंगे, 6 वीक्स के बाद ये आएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस, दैट इज अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्फेंट्स में हम जो करते हैं DNA RT-PCR करते हैं, DNA RT-PCR करेंगे हम इनमें। तो इसमें पता चलेगा या तो वो HIV पॉजिटिव है या वो HIV नेगेटिव है। अगर वो HIV पॉजिटिव है तो हम उसको ART पे स्टार्ट कर देंगे। अगर वो HIV नेगेटिव है तो वी विल उसको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, 6 मंथली फॉलोअप के लिए बुलाएंगे फॉर 2 इयर्स। ठीक है। और अगर हमने मतलब अब जो HIV पॉजिटिव चाइल्ड है ये, उसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर HIV पॉजिटिव चाइल्ड है ये, और इन दोनों में अब ब्रेस्ट फीडिंग का क्या सीन है। ब्रेस्ट फीडिंग का सीन ऐसा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दोनों में कराएंगे हम। ठीक है। और टोटल ब्रेस्ट फीडिंग टाइम कितना होगा, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। अगर HIV पॉजिटिव चाइल्ड आ गया तो 2 ईयर तक कराओ, अगर HIV नेगेटिव है तो 1 ईयर तक कराओ। एक्चुअली नॉर्मली हम कितना कराते हैं, 2 ईयर के लिए कराते हैं। पर ये बात ये है कि HIV पॉजिटिव मदर है, चाइल्ड भी HIV पॉजिटिव आ गया तो अब ट्रांसमिशन की कोई बात नहीं हुई ना, तो इसलिए पूरा कर लो। लेकिन अगर HIV पॉजिटिव मदर है और चाइल्ड HIV नेगेटिव है तो हम चाहते हैं उसको ट्रांसमिट ना हो, इसलिए वो 1 ईयर के लिए हम बोलते हैं। ठीक है। ये ब्रेस्ट फीडिंग का भी आ गया। अब ये जो चाइल्ड है इसको हम वैक्सीनेशन, ऑल ड्यू वैक्सीनेशंस शुड बी गिवन, सारी वैक्सीनेशन हमें देनी देनी चाहिए। और OPV शुड नॉट बी गिवन टू सिबलिंग बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट वेब। मैंने NPSP नेशनल पोलियो सर्वेलेंस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से पढ़ा है ये। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब हमने ये जो हमारा BBI इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हमने इसके सिबलिंग को OPV दी, तो उसमें कुछ नहीं होगा। मतलब उसमें होगा क्या, बेसिकली हम OPV देंगे, वैक्सीन का वायरस जाएगा गट में और फिर इम्यूनिटी डेवलप करेगा, लोकल इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, और फिर उसके बाद वो स्टूल के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, वो फीको ओरल रूट से जो भाई को, मतलब इसको बेबी को ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। एक्चुअली उस वायरस से प्रॉब्लम होती नहीं, पर ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो इसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए हम इसको कॉन्टैक्ट वेब बोलते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। ठीक है। और ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस केस में, अगर उसका CD4 काउंट लेस देन 200 है, या परसेंटेज CD4 काउंट लेस देन 15% है, या HIV सिम्टोमेटिक दैट इज स्टेज 3 है, या स्टेज 4 है, या उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो हम सारे केसेस में उसको मतलब सारी वैक्सीन देंगे, ऑल वैक्सीन हम देंगे, लेकिन ये दो चीज़ें हम नहीं देंगे, मतलब OPV नहीं देंगे सिबलिंग को। और दूसरा ये देखना है कि अगर ये 4 केसेस में से कोई भी फुलफिल हो रहा है तो कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देनी है। लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है, MR होती है,
BCG होती है, रोटा वायरस होती है, एंड लास्ट आपका OPV होती है। तो ये सब लाइव वैक्सीन होती हैं, ये मैंने आपको वैक्सीनेशन में पढ़ाया है। ठीक है, अब हमने मैनेजमेंट की बात कर ली, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोफाइलैक्सिस की। इधर लिख देते हैं प्रोफाइलैक्सिस। एक्चुअली प्रोफाइलैक्सिस कहीं भी जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। नहीं, एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, वो दोनों ही, हम दोनों ही हाई रिस्क ग्रुप्स में दे सकते हैं, पोस्ट एक्सपोजर भी, प्री एक्सपोजर भी। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में जो हम रेजीम्स यूज करते हैं वो दो रेजीम्स होती हैं, दैट इज TLD, वही सेम आपने देखा था, 300 350 mg टीनोफोविर लेमिविडिन डोलोटेक्विर। दूसरी रेजीम जो होती है दैट इज टीनोफोविर प्लस लेमिविडिन प्लस लोपेनाविर एंड रोटेनाविर कॉम्बिनेशन, बूस्टेड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या सजेशन देते हैं पेशेंट को कि ये ओडी लेना है, उसको ओडी लेना है और 2 to 3 hours बिफोर डिनर लेना है, और सेम टाइम पे लेना है, रोज सेम टाइम, एवरी डे। अब इसमें दूसरी रेजिम में क्या है, टीनोफोविर और क्या बोलते हैं, लेमिविडिन की एक टैबलेट होती है जो कि वो ओडी लेता है, लेकिन लोपेनाविर रोटेनाविर की दो टैबलेट होती है जो कि वो BD लेता है। मतलब टोटली लोपेनाविर रोटेनाविर की वो 4 टैबलेट्स लेता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो होती है, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि आपको पता है कि आप एक्सपोज होने वाले हो HIV वायरस के लिए, तो आप उसके लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेते हो। एक चीज और याद कर लो, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हम जनरली बेस्ट कब होगी, अगर हम विदिन 2 hours दे दें, बेस्ट। लेकिन हम 72 hours तक भी दे सकते हैं, लेस देन 72 hours तक भी दे सकते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। हाँ, बहरहाल प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे आते हैं। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, आपको पता है कि आप एक्सपोज होने वाले हो HIV वायरस के लिए, तो आप प्री एक्सपोजर, एक्सपोजर से पहले ही प्रोफाइलैक्सिस ले रहे हो। तो इसमें जो दो रेजिम्स आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टीनोफोविर प्लस एमट्रीसिटाबिन एंड टीनोफोविर प्लस लेमिवुडिन। ठीक है, ये हाई रिस्क ग्रुप्स में देते हैं, और इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। मतलब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे, ऑब्वियसली जो टीनोफोविर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, लेस देन 10 years चाइल्ड में हेपेटिक स्लैश रीनल फेलियर। और एक तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोफाइलैक्सिस का कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है अगर HIV सिम्टम्स होंगे। मतलब जिस भी डिजीज के लिए आप प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हो, अगर उसके सिम्टम्स है तो ऑब्वियसली आप उस डिजीज का ट्रीटमेंट करोगे ना, प्रोफाइलैक्सिस थोड़ी दोगे। प्रोफाइलैक्सिस एक्चुअली हम ये इसलिए देते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो। मतलब ठीक है, अब जैसे मान लो HIV प्रोफाइलैक्सिस है, तो HIV प्रोफाइलैक्सिस जो होती है, ये हाँ, कोई भी प्रोफाइलैक्सिस जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस मीन्स आपको डिजीज नहीं हुई है, पर आप एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज हो। मतलब कि कोई पेशेंट ओबीज है, एथेरोस्क्लेरोटिक है, तो वो रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट अटैक है, तो हम उसको कोई ड्रग देंगे ताकि उसको हार्ट अटैक ना हो। मोस्टली जो भी लिपिड्स, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग देंगे, एस्पिरिन देंगे, ये सब देंगे। तो प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस मीन्स आपको वो डिजीज हम नहीं होने दे रहे हैं, दैट इज हार्ट अटैक। सेकेंडरी क्या है, अब आपको हार्ट अटैक हो गया, अब हम उसके बाद जो दे रहे हैं ताकि आपको दोबारा हार्ट अटैक ना हो, तो वो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस है। सेम फॉर HIV, हर डिजीज के लिए सेम होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें प्रोफाइलैक्सिस, हमने नॉर्मली फॉर प्रोफाइलैक्सिस फॉर HIV पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे प्रोफाइलैक्सिस फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमने पढ़ा है क्या होता है। मोस्ट कॉमन इज पल्मोनरी TB, और क्या होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, क्रिप्टोकोकोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडोसिस, एंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो इन्वॉल्व होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन किसकी होती है, कापोसी सार्कोमा की। लेकिन हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि किस CD4 काउंट पे कौन सा इन्फेक्शन होता है। तो CD4 लेस देन 500 है, CD4 लेस देन 300 है, and that is sorry, CD4 less than 300 है, and CD4 less than 100 है, and CD4 less than 50 है। तो लेस देन 500 पे ऑब्वियसली आप सोचो ना, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होंगे वही होंगे, क्योंकि आप देखो वो सबसे ज़्यादा पीपल जो लाई करेंगे वो लेस देन 500 में ही लाई करेंगे।
लेस देन 50 बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो वहाँ सीवियर थिंग्स, रेयर थिंग्स हैपन रेयरली, तो लेस देन 50 काफ़ी रेयरली होगा। CD4 लेस देन 50 सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे कॉमन क्या है, टीबी होगा उसको ऑब्वियसली। कापोसी सार्कोमा कॉमन है, कापोसी सार्कोमा हमने पढ़ा है, कॉमन है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा उसके साथ मोस्ट कॉमन रिलेटेड होता है। और ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस। अब CD4 लेस देन 300 है, तो थोड़ा एग्रीवेट होंगी ना चीजें, तो ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, ठीक है, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस होगा। और न्यूमोसिस्टिक जेरेविस है, न्यूमोनिया होने लगेगा, न्यूमोसिस्टिक जेरेविसाई, ठीक है। एंड क्या होगा, फंगल निमोनिया होगा, फंगल निमोनिया, ठीक है। अब हाँ, लेस देन 100 हो गया तो और सीवियर, अब आपका CNS इन्वॉल्व होने लगेगा, तो इसमें जो हो जाएगा सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। और क्रिप्टोकोकोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडोसिस, क्रिप्टोस्पोरियोडोसिस, ठीक है। और लेस देन 50 हो गया तो साइटोमेगालोवायरस या माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें भी सेम ही वही फंडा है, प्रोफाइलैक्सिस और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। प्राइमरी मीन्स आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का रिस्क है, मतलब आप HIV हो और आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसलिए हम आपको प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं ताकि आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो। लेकिन सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस मीन्स आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गए हैं, हम चाहते हैं दोबारा ना हो, तो इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम मेनली किस किस की प्रोफाइलैक्सिस पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफाइलैक्सिस फॉर टीबी, प्रोफाइलैक्सिस फॉर टीबी। तो हमने पहले भी पढ़ा है, प्रोफाइलैक्सिस फॉर टीबी को बोलते हैं TPT, दैट इज टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। इसकी दो रेजिम्स होती हैं, दैट इज 6 मंथ्स ऑफ आइसोनियाजिड और 3 मंथ्स ऑफ आइसोनियाजिड प्लस रिफापेंटिन, नॉट रिफेम्पिसिन, इंपॉर्टेंट, लिख देता हूँ, आइसोनियाजिड और रिफापेंटिन, रिफापेंटिन। और दोनों के साथ हमें क्या देना है, प्लस पायरिडॉक्सिन। और ये देना किस किस को है, हमने पता है, TPT किस किस को देते हैं हम, PL HIV देते हैं, हाँ, PL HIV मोर देन 1 ईयर जो है, ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, CLHIV लेस देन 1 ईयर, ठीक है, इन तीनों को देते हैं। फर्स्ट रूल आउट टीबी इन्फेक्शन। ऑब्वियसली अगर टीबी इन्फेक्शन है तो ATT दोगे ना, आप प्रोफाइलैक्सिस थोड़ी दोगे, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें दूसरा डिस्कस करना है, प्रोफाइलैक्सिस फॉर न्यूमोसिस्टिक जेरेविसाई। इधर लिख देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस फॉर न्यूमोसिस्टिक जेरेविसाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं देते क्या है। सबसे पहले हम देते हैं ये सॉरी, ट्राइमेथोप्रिल, मेथोप्रिल एंड सल्फोमिथॉक्साजोल कॉम्बिनेशन, सल्फोमिथॉक्साजोल कॉम्बिनेशन। तो ट्राइमेथोप्रिल कितना होता है, 160 mg होता है, ये 800 mg होता है सल्फोमिथॉक्साजोल। और ये कब देते हैं, व्हेन CD4 काउंट, स्टार्ट कब करना है, CD4 काउंट लेस देन 350, एंड कब करना है, CD4 काउंट मोर देन 350, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो काउंट्स होने चाहिए, दैट शुड बी टू, दो रीडिंग होनी चाहिए 6 मंथ्स अपार्ट, टू रीडिंग्स 6 मंथ्स अपार्ट। मतलब आपने स्टार्ट की और आज आपने रीडिंग ली, फिर दूसरी रीडिंग ली 6 मंथ्स अपार्ट, तो आप देखोगे कि दो रीडिंग, जब वो सब्सिक्वेंट रीडिंग 6 मंथ्स अपार्ट ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर आप बोलोगे क्या बोलते हैं, 350 से ज़्यादा आ रही हैं, सॉरी, इसको सिर्फ इसके लिए है ये, अगर दो रीडिंग 6 मंथ्स अपार्ट 350 से ज़्यादा आ रही है तो स्टॉप कर दो, तो मिनिमम आपका ये 6 मंथ्स के लिए तो चलेगा ही, ऐसा हो नहीं सकता। मान लो आज आपकी 350 आ गई, तो हम ये बोलेंगे ना 350 से ज़्यादा आ गई, पर एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए तो यार चलाना ही पड़ेगा ना, तो 6 मंथ्स के लिए तो चलेगा ही मिनिमम ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी देख लिया, हमने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी देख लिया, तो मेरे को लगता है मैनेजमेंट और प्रोफाइलैक्सिस में इतना ही है। बाकी अपना अगले पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट स्ट्रेटजीज अंडर NACP। ओके, थैंक यू।